हेलो एवरीवन। हम लास्ट क्लास में ऑलरेडी जो ओवरी के फॉलिकल्स हैं वो कैसे डेवलप होता है, कौन सी स्टेज पे कौन सा oocyte होता है किस में, ये सब हम क्या कर चुके हैं, पिछली क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज दी मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, आज का हमारा टॉपिक क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, अब सबसे पहले हम एक बहुत बेसिक चीज से चलेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेफिनेशन क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती क्या है। तो जब हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे तो हमने उसमें डिस्कस किया था कि द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन प्राइमेट्स, फीमेल्स है ना, दैट इज अंडरस्टूड, in female primates is known as menstrual cycle। ठीक है, जो रिप्रोडक्टिव चेंजेस होते हैं, जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है, जो फीमेल प्राइमेट होती है उसके अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ठीक है, ये क्या होती है कि ऑलमोस्ट 28 डेज की होती है। ओके, मैं यहाँ सबके साथ क्या करती जा रही हूँ, आपके सब टॉपिक्स लिख के जा रही हूँ जो हम डिस्कस करेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल के सबसे पहले हमने डेफिनेशन डिस्कस करनी है जो कि हमने कर ली। सेकंड चीज़ हम क्या करेंगे, ड्यूरेशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वो कितनी होती है, 28 डेज की। ऑन एन एवरेज जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है दैट इज ऑफ 28 डेज। ठीक है, और इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में कितने होते हैं, 4 फेजेस होते हैं। ठीक है, ये जो पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल है इट अकर इन 4 फेजेस। ओके, वो 4 फेजेस हम कौन से कह सकते हैं। फर्स्ट इज द मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, सेकेंड इज द फॉलिक्यूलर फेज, थर्ड इज द ओव्यूलेशन एंड फोर्थ वन इज द ल्यूटियल फेज। ठीक है, ये जो सारे फेजेस होते हैं वो मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होते हैं, इंक्लूडेड होते हैं। या जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो किससे बनी होती है, 4 फेजेस से बनी होती है। द फर्स्ट वन इज द मेंस्ट्रुएशन फेज, द सेकेंड वन इज द फॉलिक्यूलर फेज, द थर्ड वन इज द ओव्यूलेशन एंड द फोर्थ वन इज द ल्यूटियल फेज। अच्छा, ये जो 28 डेज की साइकिल हमने बताई है तो ये तो क्या है कि एक एवरेज है, ऑन एन एवरेज मोस्टली इट इज ऑफ 28 डेज, बट sometimes the cycle या the duration of the cycle varies। ठीक है, ये जो ड्यूरेशन है साइकिल की 28 डेज से 32 भी हो सकती है। ओके, ये आगे पीछे भी हो सकती है, लेकिन उस केस में जो ल्यूटियल फेज है, ठीक है, जो ये ल्यूटियल फेज है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहेगा, मतलब 14 दिन का। जो ल्यूटियल फेज है वो क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और अगर साइकिल छोटी बड़ी जो भी है वो सब जो ड्यूरेशन वेरी करेगी वो ओव्यूलेशन के आगे वाले फेजेस की करेगी, दैट इज दी फॉलिक्यूलर या मेंस्ट्रुएशन फेज। ठीक है, जो भी अगर साइकिल वेरी कर रही है तो वो ओव्यूलेशन के पहले वाले इवेंट्स की ड्यूरेशन बड़ी या छोटी होगी। ल्यूटियल फेज का जो टाइम है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, दैट इज दी 14 डेज। ठीक है, अब एक और इसमें चीज है, 2 टर्म्स आपके पढ़ने वाली हैं। फर्स्ट इज द मेनार्क and second one is the menopause। okay, first one is the menarche and second one is the menopause। जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने ये चीज़ डिस्कस करी थी कि जो फीमेल्स में रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं, ठीक है, उनका टाइम और मेल्स के रिप्रोडक्टिव इवेंट्स का टाइम क्या करता है, डिफर करता है। ठीक है, तो
जो हमने उसमें पढ़ा था कि जो स्पर्म्स हैं मेल में वो क्या होता है अराउंड 50 या उससे भी ज़्यादा एज तक एक्चुअली हो सकता है, ठीक है। स्पर्म प्रोडक्शन है जो काफ़ी ओल्ड एज तक भी मेल्स में होता है, बट जो फीमेल्स का ओवम बनाने का कैपेसिटी है, ठीक है, वो क्या होता है 45 to 50 की एज तक सीज हो जाता है, ओके। तो द फर्स्ट menstruation or the first menstrual cycle in the female is known as the menarche, okay, and the last menstruation or when the menstruation stops in the females at the age of 50, it is known as the menopause, okay। menarche means the onset या जो first reproductive cycle या first menstruation जो female में होगा at the age of puberty उसको हम बोलेंगे menarche, and the last or the stoppage of the menstrual cycle or the menstruation in the female at the age of the 50 is known as the menopause। अच्छा, एक और चीज़ और मेंशन करेंगे इसमें कि ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो मेंस्ट्रुएशन फेज होता है जनरली इट इज़ द इंडिकेटिव ऑफ अ गुड रिप्रोडक्टिव हेल्थ फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। प्रॉपर मेंस्ट्रुएशन कह दें या जो साइकिल है अगर प्रॉपर है तो इट इज़ एन इंडिकेटिव ऑफ गुड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, प्लस इट इज़ ऑल्सो indicative that the female is not pregnant, okay। The absence of menstruation, the absence of menstruation is indicative ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। ये हम क्या कह रहे हैं कि अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं हुआ तो ये इंडिकेट क्या कर रहा है कि द फीमेल इज प्रेग्नेंट, बट वी कैन नॉट सेट दिस पैरामीटर कि भाई अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं हुआ, अगर मेंसेस नहीं हुआ तो फीमेल प्रेग्नेंट ही है, नहीं। देर आर मैनी मोर रीजन्स जिसकी वजह से मेंस्ट्रुएशन कुड बी एब्सेंट। अगर कोई पुअर हेल्थ वाली वुमेन है, ठीक है, अगर कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही वुमेन है तो उन केसेस में भी क्या हो सकता है कि मेंस्ट्रुएशन एब्सेंट हो सकता है या डिले हो सकता है, ठीक है। तो नॉट ऑलवेज, अगर फीमेल प्रेग्नेंट है तो डेफिनेटली उसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होंगी, मेंसेस नहीं होंगे, लेकिन इट डज नॉट मीन कि अगर मेंसेस एब्सेंट है तो फीमेल डेफिनेटली प्रेग्नेंट है, नहीं। जो मेंसेस हैं वो क्या होते हैं कि अगर स्ट्रेस कंडीशंस में या पुअर हेल्थ कंडीशंस में भी क्या हो सकते हैं, एब्सेंट हो सकते हैं, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे विद द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओके। हमने ये चीज़ तो पहले ही देख ली थी कि इसमें 4 फेजेस होते हैं, द मेंस्ट्रुएशन फेज, द फॉलिकुलर फेज, द ओव्यूलेशन एंड द ल्यूटियल फेज। जो मेंस्ट्रुएशन फेज होता है वो कितने टाइम का होता है, ऑलमोस्ट 3 से 7 दिन हम कह सकते हैं, ठीक है। जो मेंस्ट्रुएशन फेज होता है वो क्या होता है, 3 से 7 दिन का होता है, ठीक है। अब ये जो मेंस्ट्रुएशन फेज है इसमें होता क्या है, इसमें द ब्लीडिंग अकर्स फ्रॉम द वेजाइना, ओके। in the menstrual phase the bleeding occurs from the vagina, and why does it occur? The menstruation phase, इसमें क्या होता है, ब्लीडिंग occurs from the vagina, ठीक है। अब ब्लीडिंग होती क्यों है, ड्यू टू द रप्चर ऑफ द
रप्चर ऑफ द एंडोमेट्रियल लाइनिंग। ठीक है, हमने जब यूटरस पढ़ा था तो हमने चीज़ पढ़ी थी कि इसकी 3 लेयर्स होती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड दी एंडोमेट्रियम। उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है वो क्या होती है, ग्लैंडुलर लाइनिंग होती है एंड इट अंडरगोज द साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल या द रिप्रोडक्टिव साइकिल। तो ये जो पहली बात, तो ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रही है ये सारा हार्मोन का खेल है, या मैं ये कहूँ कि ये सारा क्या है, हार्मोनल इन्फ्लुएंस के अंडर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग को जो मेंटेन करने के लिए क्या होता है कि प्रोजेस्टेरॉन इज़ वेरी नेसेसरी। ठीक है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो है वो क्या होता है, मेनली आई एम सेइंग, ठीक है, मेनली जो होता है वो क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। तो इस फेज में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल फेज में, कि प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट नहीं होता और इस वजह से क्या होता है कि ये जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है वो मेंटेन नहीं रह पाती, ये क्या होती है, रप्चर हो जाती है। ठीक है, और इसके रप्चर होने के साथ साथ इसमें जो ब्लड वेसल्स हैं, रप्चर ऑफ द एंडोमेट्रियम लाइनिंग एंड इट्स ब्लड वेसल्स, एंडोमेट्रियम लाइनिंग की जो ब्लड वेसल्स है वो भी क्या हो जाती है, रप्चर हो जाती है। इस वजह से द ब्लीडिंग अकर्स फ्रॉम द वेजाइना। ठीक है, तो ये होता है मेंस्ट्रुअल फेज एंड इट लास्ट फॉर अबाउट 1 to 7 days। ठीक है, 3 से 7 दिन तक जनरली रहता है, मतलब 1 से 7 दिन। अगर अपन 28 दिन की साइकिल को बांट रहे हैं तो उसमें 1 से लेकर 7 दिन का क्या मान लेते हैं अपन, मेंस्ट्रुअल फेज मान लेते हैं। ठीक है, ये तो हो गई मेंस्ट्रुएशन की बात। अब अपन हार्मोन्स के हिसाब से चलते हैं। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल अभी मैंने आपको बताया कि होती क्यों है। ओके, मेंस्ट्रुएशन फेज को अलग रख देते हैं। अब अपन फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेशन और जो ल्यूटियल फेज है उसको अपन हार्मोनल इन्फ्लुएंस के अंडर पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो प्यूबर्टी होती है, ठीक है, प्यूबर्टी पे क्या होता है कि जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, हाइपोथैलेमिक जो हार्मोन है दैट इज द GnRH, दैट इज द गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, वो क्या करेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस की तरह एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी से ये क्या निकालेगा, FSH करेगा और LH करेगा। FSH जो है वो क्या करता है, फॉलिकल्स पे एक्ट करेगा, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका फुल फॉर्म ही यही है। ठीक है, और LH क्या करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है जो कि मेन हेल्प करता है ओव्यूलेशन में। ओके, तो अब ये FSH क्या करेगा कि फॉलिकल्स पे जाके एक्ट करेगा। ठीक है, और फॉलिकल्स में जो ग्रैन्युलोसा सेल्स हैं, ठीक है, अभी हमने कल वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि फॉलिकल्स जो oocyte होती है उसके बाहर क्या होती है, एक लेयर होती है सेल्स की, ग्रैन्युलोसा सेल्स की। तो वो उस फॉलिकल में जो वो ग्रैन्युलोसा सेल्स हैं वो क्या सिक्रीट करना चालू करते हैं, ईस्ट्रोजन। ठीक है, वो क्या सिक्रीट करना चालू करते हैं, ईस्ट्रोजन। अब ये जो ईस्ट्रोजन है, ये ईस्ट्रोजन क्या करता है कि सबसे पहले ये फीमेल स्टेरॉयड हार्मोन है। ठीक है, ये फीमेल स्टेरॉयड हार्मोन क्या करता है, हेल्प करता है फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करने में। ठीक है, ये ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो फीमेल स्टेरॉयड हार्मोन है। ठीक है, जो कि क्या हेल्प करता है, फीमेल के जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है उनको डेवलप करने में हेल्प करता है। प्लस ये क्या करता है कि जो फीमेल ब्रेस्ट होते हैं, जो सर्वाइकल म्यूकस है, जो वल्वा है, वेजाइना है, उन सबको भी क्या करता है, एक्ट करता है उन सब पे भी। ठीक है, अब उसमें जो सर्वाइकल म्यूकस है, ठीक है, सर्विक्स जो हमने देखा था,
उसकी जो म्यूकस लाइनिंग है उसको क्या करता है, ये थिन करता है एस्ट्रोजन। ये सब थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज है कि एस्ट्रोजन क्या करता है, उस सर्वाइकल म्यूकस को थोड़ा थिन कर देता है, सो दैट ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स द स्पर्म्स कैन इजीली पेनिट्रेट द सर्वाइकल लाइनिंग। तो दीज आर सम फंक्शंस ऑफ द ईस्ट्रोजन। अब अपन वापस अपने लेवल पे आ जाते हैं कि जो ईस्ट्रोजन है वो क्या होता है, ग्रैन्युलोसा सेल से क्या होता है, सिक्रीट होता है। अब ये जो ईस्ट्रोजन है, ठीक है, ये क्या करता है कि नेगेटिव फीडबैक देता है हाइपोथैलेमस को और एंटीरियर पिट्यूटरी को, ठीक है। नेगेटिव फीडबैक मतलब कहता है कि रोक दो, आप जो भी सिक्रीट कर रहे हो वो रोक दो। जितना ज़्यादा एस्ट्रोजन सिक्रीट होगा उतना ही ज़्यादा ऊपर सिग्नल्स जाएंगे हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी को कि आगे अब ये GnRH और FSH LH सिक्रीट मत करो, ठीक है। तो FSH सिक्रीट होना कम, इस नेगेटिव फीडबैक की वजह से क्या हो जाता है कि FSH कम सिक्रीट होना चालू हो जाता है और LH भी कम सिक्रीट होना चालू हो जाता है, ठीक है। अब ये एस्ट्रोजन जैसे जैसे रिलीज होगा वैसे वैसे इनको नेगेटिव फीडबैक मिलता जाएगा, लेकिन जस्ट बिफोर द ओव्यूलेशन, ठीक है, जस्ट बिफोर द ओव्यूलेशन क्या होता है कि ईस्ट्रोजन लेवल फॉल्स डाउन, ठीक है। जस्ट बिफोर द ओव्यूलेशन क्या होता है कि जो ईस्ट्रोजन लेवल है वो क्या हो जाता है, कम होने लग जाता है, ठीक है, इट फॉल्स डाउन, ओके। अब एक बात सोच के देखो कि इसका जो अपन प्रोपोर्शनैलिटी चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है, कि ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, तो ये एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सिमिलरली अगर अपन इसमें भी ये चीज़ें देखें कि ईस्ट्रोजन बढ़ा तो ये ऊपर वाले हार्मोन कम हुए, लेकिन अब जब ओव्यूलेशन से जस्ट पहले जब ईस्ट्रोजन कम हो रहा है तो ये वाले हार्मोन्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। जैसे इधर ईस्ट्रोजन कम होगा जस्ट बिफोर द ओव्यूलेशन, ईस्ट्रोजन कम हुआ जस्ट बिफोर द ओव्यूलेशन, अब जब ईस्ट्रोजन कम हो गया है तो ये वापस क्या करेगा, ऊपर पॉजिटिव फीडबैक भेजेगा, ठीक है। पॉजिटिव फीडबैक में ये क्या बोलेगा कि LH को ज़्यादा सिक्रीट कराओ, ठीक है। ये क्या करता है, पॉजिटिव फीडबैक भेजता है, ठीक है, फॉर द सिक्रीशन ऑफ द LH, फॉर द सिक्रीशन ऑफ द LH। Estrogen decreases in level just before the ovulation, which further leads to increase in secretion of the LH hormone, that is the luteinizing hormones, ठीक है। अब ये LH क्या करता है, मैं नेक्स्ट पे लिख रही हूँ, ठीक है। अब LH क्या हुआ, ज़्यादा सिक्रीट होने लग गया, इसका सिक्रीशन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया एस्ट्रोजन के कम होते ही। जस्ट 36 आवर्स पहले, 36 आवर्स बिफोर द ओव्यूलेशन जो LH है वो क्या होता है, पीक पे आ जाता है अपने, ठीक है। इस पूरी साइकिल में LH सबसे ज़्यादा 36 आवर्स ऑफ द ओव्यूलेशन, मतलब 36 आवर्स ओव्यूलेशन से पहले क्या होता है, अपनी पीक अटेन कर लेता है, मतलब मैक्सिमम सिक्रीशन होता है LH का, ठीक है। इस स्टेज को अपन क्या कहते हैं, LH सर्ज। इस स्टेज को अपन क्या कहते हैं, LH सर्ज, जब LH क्या है, अपनी पीक अटेन कर लेता है, ठीक है। अब ये LH हार्मोन क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, और ये LH हार्मोन अब क्या करता है कि जो हमारे फॉलिकल्स हैं, ठीक है, उन फॉलिकल्स को क्या करता है, थिन कर देता है, ठीक है, जिसके अंदर हमारी oocyte फंसी हुई है, ओके। oocyte को वो प्रिपेयर करता है फर्दर डेवलप होने के लिए, और जो फॉलिकल्स है उनको फर्दर क्या कर देगा, वो थिन कर देगा, ताकि जो oocyte है वो क्या कर सके, उस फॉलिकल्स में से बाहर निकल सके, ठीक है। जो सेकेंडरी oocyte है हमारी वो क्या कर सके, उसमें से बाहर निकल सके। और इफ़ यू गाइज रिमेंबर, मैंने आपको बताया था जब मैं आपको oogenesis बता रही थी कि जो प्राइमरी oocyte है वो अपना जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन है वो कितने टाइम पहले कंप्लीट करती है, 36 to
48 आवर्स बिफोर द ओव्यूलेशन, ठीक है। तो ये सब इन्हीं हॉर्मोन्स के इन्फ्लुएंस में होता है कि LH जब सिक्रीट होगा वो प्राइमरी oocyte से क्या हो जाएगी, सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो फॉलिकल्स की सेल है वो क्या हो जाएगी, थिन होना चालू हो जाएगी, ताकि क्या हो सके, ओवम उसमें से रिलीज हो सके, ठीक है। फॉलिकल्स में से क्या हो सके, ओवम रिलीज हो सके। तो LH ने क्या किया, थिन किया फॉलिकल्स की लाइनिंग को, ठीक है, प्रिपेयर किया ओवम को, सॉरी oocyte को, ठीक है, ताकि ये क्या कर सके, इससे बाहर निकल सके और ओवम क्या हो जाएगा, इसके बाद रिलीज हो जाएगा। ओके, जैसे ही फॉलिकल्स की लाइनिंग थिन हुई, oocyte सेकेंडरी oocyte बना, फिर ये क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, ओवम रिलीज हो जाएगा, मतलब अपनी सेकेंडरी oocyte स्टेज पे क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। इस प्रोसेस को, ओवम के रिलीज को हम क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन, ठीक है। और ये फेज जिसमें कि फॉलिकल्स डेवलप हो रहे थे FSH के कंट्रोल में, ये फेज क्या हो जाएगा, फॉलिक्यूलर फेज, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, फॉलिकुलर फेज, जिसमें कि फॉलिकल्स डेवलप होते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द FSH टू बिकम अ ग्राफियन फॉलिकल। हमने कल फॉलिकल्स जब हम डिस्कस कर रहे थे तो हमने देखा था कि जो oocyte है वो किस स्टेज पे रिलीज होती है, ग्राफियन फॉलिकल में, ठीक है। ग्राफियन फॉलिकल से क्या होती है, oocyte रिलीज होती है। तो वो फेज, द फेज इन विच द फॉलिकल्स डेवलप टू फॉर्म अ मैच्योर ग्राफिकन फॉलिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द FSH इज नोन एज द फॉलिक्यूलर फेज, ठीक है। ये एक बार मैं आपको लिख भी दूंगी, ओके। ये तो हो गया फॉलिकुलर फेज। आफ्टर द फॉलिकुलर फेज कम्स द ओव्यूलेशन फेज, ओके। The LH surge happens before the 36 hours of the ovulation, और ये LH surge होता कब है, मिड ऑफ द साइकिल में, ठीक है, मिड साइकिल में। ऑलमोस्ट अगर 28 डेज की अगर अपन साइकिल मान के चल रहे हैं तो 14th डे पे क्या हो जाएगा, ये ओव्यूलेशन अकर होगा, ठीक है। 14th डे पे क्या हो जाएगा, ओव्यूलेशन अकर हो जाएगा। अच्छा, जब ये ग्राफियन फॉलिकल बनके थिन फॉलिकल, यहाँ पे क्या हो गया, हमारा ग्राफियन फॉलिकल बन गया है, ठीक है। ये ग्राफियन फॉलिकल, इसमें से क्या हो गया, oocyte रिलीज हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये ग्राफियन फॉलिकल था, इसमें से क्या हो गया, oocyte रिलीज हो गया, ओवम रिलीज हो गया, ठीक है। अब इसके बाद जो फॉलिकल बचेगा उसको हम क्या बोलेंगे, कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम, ओके। जो ओवम के रिलीज होने के बाद जो ग्राफियन फॉलिकल है खुद को कन्वर्ट कर लेता है अनादर फॉलिकल में, जिसका क्या नाम है, कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो क्या करता है, प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रीट करता है, मेजॉरिटी में वो प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रीट करता है, ठीक है। और ये प्रोजेस्ट्रॉन क्या करता है कि जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है उसको क्या करता है, मेंटेन करता है, ठीक है। ये प्रोजेस्ट्रॉन किस पे एक्ट कर रहा है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग पे, ठीक है। और उसको क्या कर रहा है, मेंटेन करके रखे हुए है, वहां पे बिल्ड करके रखे हुए है, ठीक है। अब अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ठीक है, ओवम रिलीज हुआ, ठीक है, और अगर उस ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो क्या होगा कि ये कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाएगा, ठीक है। If the fertilization does not take place, the corpus luteum will degenerate itself, okay? और अगर corpus luteum degenerate हो गया तो प्रोजेस्ट्रॉन कम हो जाएगा, ठीक है। प्रोजेस्ट्रॉन कम हो गया तो फिर ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग रप्चर हो जाएगी और अगेन वापस से क्या आ जाएगा, मेंस्ट्रुअल फेज आ जाएगा, ठीक है।
कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हुआ, प्रोजेस्ट्रॉन खत्म हुआ, प्रोजेस्ट्रॉन खत्म हो गया तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग भी क्या हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी, डीजनरेट हो जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, वापस मेंस्ट्रुएशन फेज आ जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से वापस क्या आ जाएगा, मेंस्ट्रुएशन फेज आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये फर्टिलाइजेशन हो, ये हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल का पार्ट नहीं है, ये मैं आपको बता रही हूँ, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो आगे हम टॉपिक में पढ़ेंगे कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो प्लेसेंटा बनता है, ठीक है, जाइगोट के बाद जो प्लेसेंटा बनता है इम्प्लांटेशन के टाइम पे, तो वो प्लेसेंटा क्या करता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन नाम का एक हार्मोन रिलीज करता है, HCG। वो क्या करता है, इस कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से प्रोजेस्ट्रॉन की सप्लाई बराबर होती है, और प्रोजेस्ट्रॉन की सप्लाई बराबर होती है तो हमारे एंडोमेट्रियम लाइनिंग भी क्या रहती है, मेंटेन्ड रहती है। इस वजह से क्या होता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे एंडोमेट्रियम लाइनिंग जब रप्चर ही नहीं होती है तो इस वजह से ब्लीडिंग भी नहीं होती है, ओके। दैट्स वाई द एब्सेंस ऑफ मेंसेस इज एन इंडिकेटिव ऑफ द प्रेगनेंसी, ओके। आई होप ये काफ़ी इजी बताई है मैंने चीज़ें, लेकिन एक बार हम और वापस स्टार्टिंग से डिस्कस कर लेंगे कि जो इसके फेजेस से डिस्कस करेंगे, है ना, बाकी और कुछ नहीं। हाँ, इसमें क्या था कि 4 फेजेस थे, द मेंस्ट्रुएशन फेज, द फॉलिकुलर फेज, द ओव्यूलेशन फेज एंड द ल्यूटियल फेज। इसमें जो मेंस्ट्रुएशन फेज है इट लास्ट फ्रॉम ऑलमोस्ट, मतलब अगर 28 डेज की अगर अपन साइकिल मान के चले तो जो मेंस्ट्रुएशन फेज है वो क्या होता है, 7 दिन तक का होता है, ठीक है। 8 से 13 या 14 दिन तक क्या होता है, फॉलिकुलर फेज। 8 से 14 दिन तक का क्या होता है, फॉलिकुलर फेज, मतलब 8th डे से 14th डे तक, ठीक है, ये क्या होता है, फॉलिकुलर फेज। 14th डे जो होता है, 14-15 डेज जो हम 14th और 15th डे को हम क्या समझ सकते हैं, एज ए ओव्यूलेशन, ठीक है। 14th डे पे जो होता है वो मिड टाइम पे क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है, ठीक है। और उसके बाद 14 डेज के बाद वाला जो भी 28 डेज, मतलब 14 डेज का जो टाइम पीरियड बचता है, दैट इज द ल्यूटियल फेज, ठीक है। अब फर्स्ट फेज जो था, जो मेंस्ट्रुएशन फेज था, वो क्या चल रहा था, 1 से 7 दिन तक। मेंस्ट्रुएशन फेज में क्या होता है कि द एंडोमेट्रियल लाइनिंग रप्चर्स ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द प्रोजेस्ट्रॉन एंड द एस्ट्रोजन, जो कि क्या करते हैं, इस एंडोमेट्रियम लाइनिंग को मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। तो ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द प्रोजेस्ट्रॉन एंड द एस्ट्रोजन द एंडोमेट्रियम लाइनिंग रप्चर्स which leads to the bleeding from the vagina, ठीक है। या फ्लो चार्ट बना के लिख सकते हो, याद भी रख सकते हैं, प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन एब्सेंट, ठीक है, उसकी इसकी वजह से क्या हो गया, एंडोमेट्रियम लाइनिंग रप्चर हो गई। एंडोमेट्रियम लाइनिंग रप्चर हो गई तो उसकी ब्लड वेसल्स भी रप्चर हो गई, और फिर इसकी वजह से क्या हो गया, ब्लीडिंग हो गई फ्रॉम दी वेजाइना, ओके। मेंस्ट्रुअल फेज जब खत्म हो जाता है उसके बाद क्या हो जाता है कि हाइपोथैलेमस क्या करता है, GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को क्या करता है, सिक्रीट करता है, जो कि फर्दर क्या करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करके फर्दर जो है वो LH और FSH को रिलीज करेगा, ठीक है। जो FSH है दैट इज द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ओके। तो in the follicular phase, when the menstrual phase is completed, it is followed by the follicular phase. In the follicular phase, the follicles develop under the influence of FSH to form a
मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, फॉलिकल फेज में क्या हो रहा है कि फॉलिकल्स खुद को डेवलप करते जा रहे हैं ताकि वो क्या बना सके, एक मैच्योर ग्राफिकल फॉलिकल बना सके, जिसमें से क्या होगा, हमारी सेकेंडरी oocyte रिलीज होगी। ठीक है, ये है फॉलिकुलर फेज इन शॉर्ट। ओके, ये क्या चल रहा है, फ्रॉम द एंड ऑफ द मेंस्ट्रुअल फेज टू द ओव्यूलेशन क्या हो जाता है, फॉलिकुलर फेज हो जाता है। ठीक है, अब इस फॉलिकुलर फेज के टाइम पे क्या होता है कि फॉलिकुलर फेज में क्या होता है कि एफएसएच जो है वो फॉलिकल्स पे एक्ट कर रहा है। फॉलिकल्स के बाद जो ग्रैन्युलोसा सेल्स हैं वो क्या करते हैं, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द एफएसएच ईस्ट्रोजन को रिलीज करना चालू करते हैं। ठीक है, ईस्ट्रोजन जो है वो क्या करता है, जितना ज़्यादा रिलीज होगा उतना ज़्यादा हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी को नेगेटिव फीडबैक देगा कि आप जीएनआरएच और एफएसएच एलएच को रिलीज मत करो। ठीक है, तो इसका फंक्शन क्या होता है, नेगेटिव फीडबैक देना। ठीक है, लेकिन ओव्यूलेशन से 36 to 48 आवर्स पहले क्या होता है, ईस्ट्रोजन का लेवल बिल्कुल नीचे चला जाता है। ठीक है, इस लो ईस्ट्रोजन के लेवल के नीचे जाने की वजह से क्या होता है, एलएच को पॉजिटिव फीडबैक जाता है कि एलएच सिक्रीट करो। ठीक है, जब ईस्ट्रोजन ज़्यादा था तो एलएच कम हो रहा था, अब क्या है, ईस्ट्रोजन कम है तो क्या हो जाएगा, एलएच बढ़ जाएगा, एलएच ज़्यादा हो जाएगा। और ये एलएच जो है वो क्या करता है, अपनी पीक पे होता है, मतलब बहुत ज़्यादा रिलीज होता है जस्ट 36 आवर्स बिफोर दी ओव्यूलेशन। ठीक है, एलएच का सिक्रीशन जो है वो क्या होता है, पीक पे होता है 36 आवर बिफोर दी ओव्यूलेशन। ये एलएच क्या करता है कि जो फॉलिकल्स है उनको थिन करना चालू करता है, उनकी लाइनिंग को। ठीक है, और oocyte को क्या करता है, प्रिपेयर करता है रिलीज होने के लिए। ओके, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एलएच क्या हो जाता है, ओवम रिलीज हो जाता है ग्राफियन फॉलिकल में से। ठीक है, ओवम रिलीज हो जाता है ग्राफियन फॉलिकल में से, और इसको क्या हम कहते हैं, ओव्यूलेशन। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन। और ओव्यूलेशन जो है वो मिड ऑफ द साइकिल में अकर होता है। ठीक है, 28 डेज की अगर साइकिल है तो मिड ऑफ द साइकिल मतलब ऑलमोस्ट 14th डे पे क्या हो जाएगा, ओवम रिलीज होगा, और ये क्या हो जाएगा, ओव्यूलेटरी फेज। ठीक है, अब जो लास्ट फेज है दैट इज द ल्यूटियल फेज। अब जो ओवम रिलीज के बाद का फेज है और मेंस्ट्रुअल साइकिल, दूसरी मेंस्ट्रुअल साइकिल के बिगिनिंग से पहले का और ओवम के रिलीज होने के बाद का जो फेज है वो पूरा फेज क्या हो जाएगा, ल्यूटियल फेज। ठीक है, 14 से 28 दिन तक का क्या हो जाएगा, ल्यूटियल फेज। ओके, अब इस ल्यूटियल फेज में क्या है कि जो ग्राफियन फॉलिकल से ये ओवम रिलीज हुआ है, ठीक है, तो ये जो बचा हुआ ग्राफियन फॉलिकल है, रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल है, ये अपने आप को एक दूसरे फॉलिकल में कन्वर्ट कर लेता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है कि प्रोजेस्ट्रॉन को रिलीज करता है। ये क्या करता है, प्रोजेस्ट्रॉन को क्या करता है, रिलीज करता है। और मैंने आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब मेंसेस फेज बताया था तभी आपको बताया था कि जो प्रोजेस्ट्रॉन है वो क्या करता है, एस्ट्रोजन भी वो रिलीज करता है, लेकिन प्रोजेस्ट्रॉल अबंडेंस में रिलीज करता है। ठीक है, तो ये प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन क्या करते हैं, एंडोमेट्रियम लाइनिंग को वापस बनाना चालू करते हैं, मेंटेन करना चालू करते हैं। ठीक है, तो कॉर्पस ल्यूटियम में क्या होता है, ल्यूटियल फेज में क्या होता है कि कॉर्पस ल्यूटियम बनता है ग्राफियन फॉलिकल से, वो क्या करता है, प्रोजेस्ट्रॉन को सिक्रीट करता है, और प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन फर्दर क्या करते हैं, एंडोमेट्रियम लाइनिंग पर एक्ट करते हैं और उसको क्या करते हैं, बिल्ड करना चालू करते हैं, प्रोलिफरेट करना चालू करते हैं। ठीक है, और इस प्रोलिफरेशन की वजह से क्या होता है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग बनना वापस चालू हो जाती है इन द यूटेरस। ओके, अब अगर ये जो रिलीज हुआ था ओवम, ठीक है, अगर अब ये जो रिलीज ओवम है वो फर्टिलाइज हो गया, तो क्या है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो प्लेसेंटा बनेगा वो एक हार्मोन रिलीज करता है जो कि क्या है, इस कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करके रखेगा। ठीक है, अगर कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहा
तो प्रोजेस्टेरॉन ऐसे कैसे रिलीज होता रहेगा और एंडोमेट्रियम लाइनिंग भी क्या रहेगी, बनी हुई रहेगी। ओके, और एंडोमेट्रियम लाइनिंग अगर बनी हुई रहेगी तो मतलब ब्लीडिंग नहीं होगी, मेंस्ट्रुअल फेज नहीं आएगा। दैट्स व्हाई द एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज आल्सो एन इंडिकेटिव ऑफ अ प्रेगनेंसी। ठीक है, अब लेकिन ये तो थी कि अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन अगर नहीं हुआ, ठीक है, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो जाएगा, डी जनरेट हो जाएगा। द कॉर्पस ल्यूटियम विल डी जनरेट, ठीक है, एंड विल कन्वर्ट इट इनटू अनदर फॉलिकल जो कि क्या होता है, कॉर्पस एल्बिकन्स। ठीक है, वो क्या होता है, कॉर्पस एल्बिकन्स। वो क्या करता है कि कोई हार्मोन को रिलीज नहीं करता। ओके, अब प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है, लेकिन अब क्या है, कॉर्पस ल्यूटियम जब डी जनरेट हो गया है तो वापस ये हार्मोन है ही नहीं, ना प्रोजेस्टेरॉन है ना एस्ट्रोजन है हमारी एंडोमेट्रियम लाइनिंग को मेंटेन करने के लिए। इसलिए क्या है कि एंडोमेट्रियम लाइनिंग क्या हो जाती है, डी जनरेट हो जाती है, और इसी के साथ क्या हो जाता है, वापस दूसरी साइकिल चालू हो जाती है। ठीक है, इसी के साथ क्या होता है, जब हार्मोन्स कम हो जाते हैं, खत्म हो जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम डी जनरेट हो जाता है, तो वापस से एंडोमेट्रियम लाइनिंग को मेंटेन करने के लिए कोई हार्मोन नहीं है, और एंडोमेट्रियम लाइनिंग क्या हो जाती है, वापस से रप्चर होना चालू हो जाती है, विच अगेन रिजल्ट्स इन द ब्लीडिंग फ्रॉम द वेजाइना। ओके, और अगेन वापस क्या हो जाएगा, दूसरी मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू हो जाती है। यही साइक्लिक इवेंट को हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, जैसे मैंने बताया था वैसे ही है। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन टाइम पे क्या अपने हार्मोन्स का कोई ठिकाना नहीं है, कुछ नहीं है। ओके, आप देखेंगे ये सब स्थिर ही चल रहे हैं ऑलमोस्ट, लेकिन जब फॉलिकुलर फेज आएगा, ठीक है, तो एफएसएच का सिक्रीशन थोड़ा बढ़ेगा ताकि ये फॉलिकल्स को क्या कर सके, मेंटेन कर सके। ठीक है, इसके एफएसएच के सिक्रीशन से क्या हो जाएगा, जो फॉलिकल्स बढ़ रहे हैं, मेंटेन हो रहे हैं, ठीक है, ये क्या हो जाएगा कि एस्ट्रोजन को क्या कर देगा, बढ़ाना चालू कर देगा। ठीक है, एस्ट्रोजन को क्या कर देगा, बढ़ाना चालू कर देगा, और जस्ट बिफोर द ओव्यूलेशन जो है एलएच का भी क्या आ जाता है, सर्ज आ जाता है, पीक आ जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जिसके इन्फ्लुएंस में क्या हो जाता है, ओव्यूलेशन हो जाता है। ठीक है, अब जब ओव्यूलेशन हो गया तो वापस एलएच नॉर्मल लेवल पे आ गया। ठीक है, और एस्ट्रोजन भी नॉर्मल लेवल पे आ गया, इनफैक्ट डिक्रीज हो गया। ओके, अब ये जो प्रोजेस्टेरॉन, अब इसके बाद ओव्यूलेशन के बाद क्या बन रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम बन रहा है, और कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है कि प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट करता है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट कर रहा है। तो ये जो बिल्कुल कांस्टेंट ग्राफ था प्रोजेस्टेरॉन का, ये अब क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है कॉर्पस ल्यूटियम की प्रेजेंट में। जब फर्दर कॉर्पस ल्यूटियम डी जनरेट हो जाएगा तो वापस से प्रोजेस्टेरॉन लेवल क्या हो गया, नीचे चला गया। ठीक है, तो ये था बेसिकली अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, एस्ट्रोजन तो रिलीज होता रहता है, मतलब इससे फॉलिकल से, सॉरी, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन जो होता है उसकी रिलीज जो है वो कंप्लीटली क्या हो जाती है, बंद हो जाती है आफ्टर द डीजनरेशन ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम। ओके, अब ये तो था हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, The next topic that we are going to discuss today is the fertilization and the implantation. ठीक है, अब क्या हो गया कि जब हमने गेमीट्स बना दिए, गेमीट्स बनेंगे तो फर्दर ये क्या करेंगे, एक दूसरे की साइड पे क्या करेंगे, मूव करेंगे ताकि क्या हो सके, फर्टिलाइजेशन हो सके। गेमीट्स बने ही इसलिए हैं ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके, है ना। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या होगा हमारा, फर्टिलाइजेशन। जो फर्टिलाइजेशन है वो क्या होता है कि इट इज द फ्यूजन ऑफ द स्पर्म एंड द ओवम। ठीक है, फ्यूजन ऑफ द स्पर्म एंड द ओवम। ठीक है, स्पर्म और ओवम के फ्यूजन को हम क्या कहते हैं,
फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। अब ये प्रोसेस चालू होता कैसे है, हमने तो अभी तक यही देखा था कि भाई जो स्पर्म्स है और ओवम्स है वो बने हैं, लेकिन फर्टिलाइजेशन होने के लिए उनको एक दूसरे के पास भी तो आना पड़ेगा, उनको एक दूसरे तक पहुंचना भी तो पड़ेगा। वो कैसे पहुंचेंगे, ठीक है, ये प्रोसेस देख लेते हैं। अब जो कॉपुलेशन होता है जिसमें क्या होता है कि जिसमें कि जो स्पर्म्स हैं वो क्या होते हैं, सीमेन के साथ मेल पेनिस में से सिक्रीट होते हैं या इजेक्ट होते हैं। दैट प्रोसेस इज नोन एज द कॉपुलेशन, ठीक है। ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स द release of the semen from the male penis, okay, that is known as the coitus or the copulation, okay। अब जब ये जो सबसे पहले तो अपन कॉपुलेशन फ्लो चार्ट के हिसाब से ही चलेंगे, ओके। ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स द semen is released from the male penis या by the male penis। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कॉपुलेशन कहते हैं या कोइटस कहते हैं, ठीक है। इनसाइड द, अब ये सीमेन रिलीज कहाँ होगा, इनसाइड द वेजाइना ऑफ द फीमेल, ठीक है। ये जो कोइटस है ये कहाँ रिलीज होगा, इनसाइड द वेजाइना ऑफ द फीमेल। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंसेमिनेशन, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंसेमिनेशन। अब ये इंसेमिनेशन से क्या होता है कि जो स्पर्म्स हैं वो कहाँ एंटर कर जाते हैं, फीमेल की वेजाइना में, ठीक है। अब जो फीमेल की वेजाइना है वहाँ से, अब इंसेमिनेशन के बाद हम मान लेते हैं कि स्पर्म्स एंटर कर गए फीमेल की वेजाइना में, ठीक है। अब ये स्पर्म्स क्या करते हैं, फीमेल की वेजाइना से सर्विक्स में एंटर करते हैं, पहले वेजाइना फिर सर्विक्स। अभी मैंने आपको बताया था कि जो ईस्ट्रोजन होता है उसके इन्फ्लुएंस में क्या होता है, जो सर्वाइकल म्यूकस होता है वो क्या हो जाता है, थिन हो जाता है, ठीक है। द सर्वाइकल म्यूकस जो है वो क्या हो जाता है, थिन हो जाता है ताकि स्पर्म्स उसको इजीली पेनिट्रेट कर सकें, ठीक है। अब ये स्पर्म्स क्या करते हैं कि जब वेजाइना के अंदर एंटर कर देते हैं तो वो अपनी वही विग्रस मोटिलिटी दिखा के स्विम करके क्या करते हैं, वेजाइना में एंटर करते हैं, सर्विक्स में एंटर करते हैं, सर्विक्स के थ्रू यूटेरस में एंटर करते हैं और यूटेरस के थ्रू कहाँ एंटर करते हैं, फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है। यूटेरस के थ्रू ये फर्दर कहाँ एंटर करते हैं, फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है। और फेलोपियन ट्यूब में भी ये कहाँ एंटर करेंगे, एम्पुला इस्थमस जंक्शन, ठीक है, एम्पुलरी इस्थेमिक जंक्शन में। हमने ये देखा था कि जो फेलोपियन ट्यूब है उसके क्या थे, 3 पार्ट थे, है ना। उसके क्या थे, 3 पार्ट थे। इस्थमस जो सबसे नैरो पार्ट था, जो यूटेरस के पास था, उसको हमने क्या कहा था, इस्थमस। जो बीच का पार्ट था हमने उसको क्या कहा था, एम्पुला। और जो लास्ट पार्ट था, ठीक है, जिससे फिंगर लाइक एक्सटेंशंस निकल रहे थे, उसको हमने क्या कहा था, इनफंडिबुलम, ओके। इतना आपको याद होगा। अब जो एम्पुला और इस्थमस का जंक्शन है, जहाँ पे एम्पुला और इस्थमस क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, उस जंक्शन पे क्या हो जाता है, स्पर्म्स पहुंच जाते हैं। स्पर्म्स कहाँ पहुंचते हैं, एम्पुलरी इस्थेमिक जंक्शन पे, बिकॉज दिस इज द प्लेस और दिस इज द साइट वेयर द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, ठीक है। द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस एट द एम्पुलरी इस्थेमिक जंक्शन, ओके। अब ये जो ओवम है, अब यहाँ से तो क्या आ गया, सपोज ये हमारा यूटेरस है, ओके। यहाँ से मैंने एक फेलोपियन ट्यूब बनाई, ठीक है। स्पर्म्स का रास्ता क्या है, थ्रू दी वेजाइना। वेजाइना से ये सर्विक्स में पहुँचे, सर्विक्स से ये यूटेरस में पहुँचे, ठीक है।
यूटेरस से ये फैलोपियन ट्यूब में पहुंचे और फैलोपियन ट्यूब में ये कहाँ पहुंचे, एम्पुलरी इस्थेमिक जंक्शन पे। ठीक है, अब मैंने आपको ये बता दिया कि जो एम्पुलरी इस्थेमिक जंक्शन है इट इज़ द साइट ऑफ द फर्टिलाइजेशन। ठीक है, यही क्या साइट है जहाँ पे क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है स्पर्म का और ओवम का। ठीक है, लेकिन जो ओवम है उसको भी तो यहाँ प्रेजेंट होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ओवम यहाँ पे कैसे आएगा, ये जो इनफंडिबुलम है जो कि ओवरी के पास था, ठीक है, यहाँ से जब ओवा रिलीज होगा, ठीक है, तो ये जो इनफंडिबुलम के जो फिम्ब्रई है जो हमने देखा था कि फिंगर लाइक एक्सटेंशंस है जो इनफंडिबुलम के, ठीक है, वो फिम्ब्रई क्या करते हैं, इस ओवा को ट्रैप कर लेते हैं या क्या कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, फिर ये ओवा क्या करता है, इनफंडिबुलम से एम्पुला तक और एम्पुला से क्या जाता है, एम्पुलरी इस्थेमिक जंक्शन पे। यहाँ पे क्या होता है, ओवा और स्पर्म मीट करके क्या करते हैं, फ्यूजन करते हैं या फर्टिलाइजेशन करते हैं। अच्छा, फॉर द फर्टिलाइजेशन टू टेक प्लेस one important point is there के for the fertilization to take place the release नहीं the ovum and the sperm should be released simultaneously। ठीक है, जो ओवम और जो स्पर्म है वो क्या होने चाहिए, सिंक्रोनाइज टाइमिंग पे या ऑलमोस्ट सेम टाइमिंग पे क्या होने चाहिए, रिलीज होने चाहिए, साइमल्टेनियसली रिलीज होने चाहिए, ताकि ये दोनों क्या कर पाए, एम्पुलरी इस्थेमिक जंक्शन पे मिल पाए। इसीलिए ऐसा होता है कि every sexual intercourse does not results in pregnancy या fertilization, या fertilization बोलेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा कि every sexual intercourse does not result in fertilization because of this, क्योंकि ओवम और स्पर्म का जो रिलीज होता है वो क्या होता है, सिंक्रोनाइज नहीं होता या साइमल्टेनियस नहीं होता। अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो किस कंडीशन में होगा, जब स्पर्म और ओवम का जो रिलीज है वो क्या होगा, साइमल्टेनियस होगा। ठीक है, अब ये जो स्पर्म्स वहाँ पे रिलीज होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, आज हम जाइगोट तक का ही पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, जाइगोट कैसे फॉर्म हो रहा है, ये क्या करता है कि जो स्पर्म रिलीज होता है, ठीक है, स्पर्म क्या हो गया, रिलीज होके ओवम तक पहुंच गया। ठीक है, सपोज इनका साइमल्टेनियस रिलीज ही हुआ तो ये स्पर्म क्या किया, ओवम तक पहुंच गया। ये स्पर्म क्या करता है, इंटरैक्ट करता है, द स्पर्म interacts with zona pellucida of the ovum। ठीक है, ये क्या करता है कि जो जोना पेलिसिडा है उसमें क्या करता है, पेनिट्रेट करता है और उसमें इंटरैक्ट करके क्या करता है, कुछ ऐसे चेंजेस इंड्यूस कर देता है, इंड्यूस चेंजेस इन जोना पेलिसिडा के बाकी सारे जो अब ओवम बाकी सारे जो स्पर्म्स हैं वो इसको फर्दर पेनिट्रेट ना कर पाए। ठीक है, ये स्पर्म क्या करता है, उस जोना पेलिसिडा में कुछ ऐसे चेंजेस ला देता है जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि जो बाकी सारे स्पर्म्स हैं वो क्या नहीं कर पाए, इसको फर्दर पेनिट्रेट नहीं कर पाए।
ठीक है। इसी वजह से क्या होता है कि एक स्पर्म क्या होता है, एक ही ओवम को क्या नहीं सॉरी एक ओवम जो है वो एक ही स्पर्म से क्या होता है, फर्टिलाइज होता है। ठीक है। अब ये जब ज़ोना पेलिसिडे को एंटर करता है, ठीक है, उसके बाद फर्दर क्या होता है कि जो हमारे स्पर्म का एक्रोसोम था, ठीक है, जो हमारे स्पर्म का एक्रोसोम था उसमें मैंने बताया था कि दो एंजाइम होते हैं, एक हेल्यूरिनिडेज और एक क्या था, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम्स। ये एंजाइम्स क्या करते हैं, जो ओवम की लेयर्स है कोरोना रेडिएटा और ये ज़ोना पेलिसिडा, इन सब के अंदर जाके क्या करता है, ये एंजाइम्स रिलीज हो जाते हैं और ये एंजाइम्स क्या करते हैं, अलाउ करते हैं एक्रोसोम्स के एंजाइम कि ये जो स्पर्म है वो क्या कर पाए, इंटरैक्ट कर पाए विद द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम। ठीक है। एक्रोसोम्स के एंजाइम की वजह से क्या करता है, जो स्पर्म है वो क्या कर पाता है, रीच कर पाता है द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम। ठीक है। यही वो टाइम है जब वो स्पर्म जब फर्दर पहुंच जाता है साइटोप्लाज्म ओवम के। ठीक है। यहीं पे जाके क्या होता है कि जो हमारा सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन है, जो हमने कल क्लास में डिस्कस किया था, हमारा सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन क्या करता है, यहीं पे ख़त्म होता है जब जो स्पर्म है वो क्या करता है कि जो साइटोप्लाज्म में पहुंच जाता है। ठीक है। और ओवम के साथ क्या हो जाता है, इंटरैक्ट कर लेता है। तब क्या होता है, हमारा सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। और हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि जो सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन है, इट रिजल्ट्स इन 2 अनइक्वल सेल्स, वन इज द सेकेंड पोलर बॉडी एंड अनदर वन इज द ओवम। ठीक है। जब उसका सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन ख़त्म हो जाता है और जो ओवम है फिर क्या करता है, स्पर्म की हैप्लॉइड न्यूक्लियस के साथ क्या कर लेता है, फ्यूज कर लेता है एंड विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट, दैट इज द डिप्लॉइड सेल। ठीक है। ये दोनों मिलके क्या फॉर्म कर देते हैं, जाइगोट को फॉर्म कर देते हैं। ओवम और स्पर्म जब दोनों की न्यूक्लियस आपस में फ्यूज कर जाती है तो ये फर्दर क्या बनाते हैं, जाइगोट को बनाते हैं। ठीक है। दिस कंप्लीट्स आवर फर्टिलाइजेशन। और ये लास्ट चीज़ है कि जाइगोट जब बनता है, इसी स्टेज पे जो बेबी है उसका क्या हो जाता है, सेक्स डिसाइड हो जाता है कि ये मेल होगा या फीमेल। ठीक है। जो आपको पता होगा कि जो फीमेल होती है उसका क्रोमोसोम पैटर्न क्या होता है, XX। ठीक है। लेकिन जो मेल होता है उसका क्रोमोसोम पैटर्न क्या होता है, XY। ठीक है। और जब हैप्लॉइड गेमेट्स बनते हैं, मतलब हर एक में एक ही क्रोमोसोम आ पाएगा। ठीक है। मतलब आधे, तो ये जो हैप्लॉइड गेमेट्स हैं ओवम के, तो हर हैप्लॉइड गेमेट में X और X ही होगा। ठीक है। लेकिन जो स्पर्म्स हैं उसके हैप्लॉइड गेमेट X भी हो सकते हैं और Y भी हो सकते हैं। ठीक है। ये क्या कर सकता है, X क्रोमोसोम की भी कंटेन कर सकता है और Y क्रोमोसोम भी कंटेन कर सकता है। ठीक है। तो जो भी क्रोमोसोम फ्यूज किया फीमेल के साथ, मतलब अगर X किया तो XX बन जाएगा, X फीमेल का X मेल का। अगर Y किया फ्यूज तो X फीमेल का और Y मेल का, और XY मिलके वापस क्या बना देंगे, एक मेल बना देंगे और XX क्या बनाएंगे, फीमेल बना देंगी। तो दिस इज द स्टेज जहाँ पे क्या होता है, बेबी का जो सेक्स है वो क्या हो जाता है, इसी स्टेज पे डिसाइड हो जाता है। एंड हैंस नाउ वी नो कि जो भी बेबी का जो सेक्स होता है, ठीक है, it is decided by the father and not the mother. So it is not right to blame the females for the sex of the baby. Okay? जो भी डिसाइडिंग फैक्टर है जो मेल के स्पर्म्स डिसाइड करते हैं, ना कि फीमेल के. ओके, तो दिस कंप्लीट्स आवर fertilization process, and the rest of the chapter we'll try to complete in the next class. Thank you.